हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अभी पर्यावरण का टॉपिक के अंतर्गत चल रहे हैं और पर्यावरण के टॉपिक में हम यहाँ पर आज तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक, यह जो आपका टॉपिक जो चल रहा है बाल विकास, हिंदी और पर्यावरण, जो पांचों सब्जेक्ट है हमारे, और फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज है, ये सारे जो हमारे डिस्कस चलेंगे, ये सारे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत आ रहे हैं। और हम इन्हीं जो टॉपिक के अंदर जो दिए रहे हैं वह सारे सिलेबस के अनुसार दे रहे हैं। अगर आप वीडियो देखकर भी अगर अच्छे से स्कोर कवर कर पाएंगे तो आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम यहाँ चलिए टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये टॉपिक जो है इसको लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए जो एक पौधे रहता है। ठीक है, तो पौधे का अगर हम बात करें तो पौधा जो रहता है वो प्राथमिक उत्पादक रहता है। ठीक है, यह जो भोजन बनाता है यह भोजन सीधे सूर्य की रोशनी से और प्राथमिक स्तर पर बनाता है। ठीक है, ये जो पौधा रहता है दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक तो स्वपोषी और एक परपोषी। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए एक पौधा है यहाँ पर, एक ये पौधा है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से पौधा दे रहे हैं हम यहाँ पर। ज़्यादा चित्र अच्छे से नहीं बना पाऊंगा मैं। एक जो पौधा है, इस पौधे का जो प्राथमिक उत्पादक यहाँ सूर्य की रोशनी, ठीक है, सूर्य की रोशनी और यहाँ पर जो पानी रहती है, जो बादल का पानी जो आता है, बारिश जो रहती है, वर्षा होती है, इन दोनों के आधार पर यहाँ पर रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है। ठीक है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी समझेंगे थोड़ा अच्छे से। तो पहले हम देखेंगे पौधे के जो विभाजन रहते हैं किस प्रकार से रहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि जो पौधे रहते हैं बस दो प्रकार के रहते हैं, स्वपोषी और परपोषी। ठीक, अब इन दोनों में इतना सा अंतर है कि जो स्वपोषी पौधे होते हैं ये स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक है, मतलब स्वयं ऐसी क्रिया करते हैं जिसमें पौधों का निर्माण होता है, जैसे कि हरे पौधे होते हैं उनके। और अगले जो रहते हैं वह परपोषी पौधे रहते हैं। परपोषी पौधे को हमेशा बोलते हैं जो दूसरे के आधार पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अवगठित पदार्थ है, जैसे कवक है, फफूंद है, ये सारे पौधे परपोषी के अंतर्गत आते हैं। और स्वपोषी स्वयं बनाते हैं, जो हरे पौधे हम देखते हैं वह, जैसे कि मतलब पालक रहता है, ठीक है, या फिर मेथी रहती है, ये स्वयं निर्माण करते हैं, इसको स्वपोषी के अंतर्गत रखते हैं। देखिए पौधों के जो विभाजन रहते हैं 5 प्रकार से बताए, मोनेरा, पादप और प्रोटेस्टा और जंतु और कवक। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ बताया है। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जान लेंगे क्या होता है। देखो मोनेरा जो रहता है, मोनेरा जीवाणु के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो संपूर्ण जीवाणु रहते हैं इसमें मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखेंगे प्रोटिस्टा जो रहते हैं, इसको एक कोशिका जो रहती है यूरोकैरियोटिक जीव का शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कवक जो रहता है वो मशरूम और फफूंद को शामिल किया जाता है। इसमें क्या रहता है कि जो कवक रहते हैं वो फफूंद या मशरूम रहते हैं, जिसको हम परपोषी के अंतर्गत रखते हैं। अब जो पादप जगत रहता है उसमें क्या रहता है, जो शैवाल रहते हैं, शैवाल और बहुकोषीय हरे पादपों को रहते हैं उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब जो जंतु जगत रहते हैं वह बहुकोषीय जंतु को शामिल किया जाता है, जिसे मेटोजोआ कहते हैं। अब जो पौधा रहता है वो पौधा हम यहाँ पर दो प्रकार से और देखते हैं, जिसको एक कोषीय बोलते हैं और एक को बोलते हैं हम बहुकोषीय बोलते हैं। ये दो प्रकार के भी पौधे पाए जाते हैं, स्वपोषी और परपोषी के साथ साथ। तो एक कोषीय जिसकी एक ही जड़ रहती है, जो एक कोष के आधार पर शुरू से आखिर तक रहता है। ठीक है, पर जो बहुकोशिका रहती है वह भी अनेक प्रकार की कोशिकाओं के साथ में निर्माण होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर पौधे जो रहते हैं उनके प्रकार बताए कि पौधे जो रहते हैं वह कितने प्रकार के रहते हैं। अब जैसे कि हम सबसे पहले देखिए जो सबसे बड़ा रहता है उसके आधार पर देखेंगे। तो जैसे वृक्ष रहता है, ठीक है, जैसे वृक्ष क्या है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये सारे पेड़ ऐसे रहते हैं कि ये लंबी आयु के साथ में रहते हैं। ठीक है, जब पौधा छोटा होता है जब से लेकर जब तक वह सड़ता नहीं, सूखता नहीं, जब तक वह पौधा बड़ा रहता है। और इसके अलावा देखिए झाड़ी रहती है। ठीक है, झाड़ी की बात करें तो झाड़ी जो रहती है वह अनेक जो शाखाएं रहती है, डाली रहती है, वह अलग अलग प्रकार से यहाँ पर निकली हुई रहती है। जैसे गुलाब की झाड़ी है, मेहंदी की झाड़ी है, इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। अब देखो शाख रहता है, तो शाख ऐसे पौधे रहते हैं जिसमें जान नहीं रहती है। ठीक है, दूसरे पर निर्भर रहते हैं ऐसे पौधे, जैसे कि मटर का पौधा है, या फिर मटर के पौधे के अलावा पालक है, गिलकी है, या फिर लौकी है। ये ऐसा पौधे रहते हैं जो किसी सहारे के आधार पर बढ़ते रहते हैं। अब लताएं की बात करें तो जो लताएं रहती है, लताएं दो प्रकार की रहती है, एक निसर्पी लता रहती है और एक यहाँ पर देखेंगे निसर्पी रहती है, एक निसर्पी लता रहती है और एक यहाँ पर आरोही लता।
अब इसमें हम दो प्रकार से इस प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे कि आरोही जो लताएं रहती है वह एक माध्यम से सीधी रेखा में जाती है, मतलब जो उसका डायरेक्शन रहता है वह एक अलग अलग प्रकार से जाती है, जिसको हम आरोही लता कहते हैं। और विसर्पिला जो लता रहती है वह सांपों की तरह रहती है, मतलब एक जाल बनाती है, जैसे मान लो ककड़ी रहती है, ककड़ी का पौधा या खरबूजे का पौधा, इस प्रकार का विसर्प रहता है, मतलब उनकी कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं रहता है, उसको हम दो प्रकार से इस प्रकार से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पौधा रहता है वह क्षेत्र के अनुसार भी रहता है, तो क्षेत्र के अनुसार कैसे, जैसे कि जो जल में पाए जाते हैं उसको जलोद्भिद बोलते हैं, जैसे कि सिंगोड़ा है, कमल का फूल है, ठीक है, यह इनमें अंतर्गत आते हैं। अब देखो लवणोद्भिद में आते हैं, जैसे दलदलीय क्षेत्र रहते हैं, तो दलदलीय क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं वह लवणोद्भिद के अंतर्गत आते हैं। अब देखो समुद्रभीद के अंतर्गत आते हैं तो वो क्या रहते हैं, जैसे कि स्तरीय रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अनाज है, कार्बन अनाज है, सब्जियां हैं, ये सारे समुद्रभीद के अंदर आते हैं। इसके अलावा देखो मरुद्भिद की बात करें तो मरुद्भिद जो पौधे रहते हैं वह मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, खेजड़ी के वृक्ष है ना, रेगिस्तानी ओक है, या फिर कांटे वाला नागफनी का जो पौधा आता है वह सारे पौधे मरुद्भिद के अंदर आते हैं। और इसके अलावा देखिए हम स्थानीय पेड़ पौधे जानेंगे हम, ठीक है, जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसमें स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक आधार पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको स्थानीय पौधे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। बरगद तो आपको पता है, बरगद की जो जड़ रहती है वह इतनी मजबूत रहती है कि लोग जो रहते हैं उसका झूला भी झूलते हैं, ठीक है। और उसकी जड़ का कभी ऐसा रहता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो बरगद का पेड़ है, ठीक है, अब इनकी जो जड़ निकल रही है वह जड़ जो रहती है वह जमीन को डायरेक्टली छू लेती है, और यहाँ पर भी जड़ मतलब यहाँ पर एक कॉलम के टाइप में बना रहती है, तो इतनी ये मजबूत रहती है बरगद, ठीक है। अब देखो क्रोटन की बात करें तो क्रोटन एक प्रकार का ऐसा पौधा है जिसका काम तो कहीं नहीं होता है, परंतु जो खेती करते हैं हम, ठीक है, जो कृषि करते हैं उसमें ये क्रोटन ऑटोमेटिकली उग जाता है, और इससे हमको ये पता चलता है कि हम कब और कैसे किस समय ज़्यादा हमको सिंचाई करना पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए क्रोटन आपने गेहूँ की फसल लगाई है, अब गेहूं की फसल लगाने के साथ में क्रोटन भी आ रहा है, तो क्रोटन अगर मुड़ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ गेहूं की जो फसल है उसको पानी की जरूरत पड़ रही है, तो आप उस समय सिंचाई कर सकते हैं। तो क्रोटन का जो पौधा रहता है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो केला रहता है, तो केला एक प्रकार का ऐसा पौधा रहता है जिसकी जो तना रहता है वह मजबूत नहीं रहता है, मतलब एक सहारे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मतलब होता तो है परंतु कड़क नहीं होता है, जिस प्रकार का केला पौधा होता है। अब खिचड़ी की बात करें तो खिचड़ी का जो वृक्ष रहता है, ठीक है, वह रेगिस्तान का प्रमुख वृक्ष है, ठीक है, ये राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसकी जो फलियाँ रहती है उसकी सब्जियाँ बनाई जाती है, और जो खेजड़े रहते हैं उसे तेल निकाला जाता है, और जो रहता है इसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए रेगिस्तानी ओक जो रहता है, रेगिस्तानी ओक एक प्रकार का ऐसा वृक्ष है जिसकी जो जड़ें रहती है वह जमीन तक जाती है, और जमीन तक तब तक जाएगी जब तक वो पानी नहीं निकल जाता है। लोग इसका प्रयोग इस प्रकार से करते हैं कि जो जड़ें रहती है उसमें पाइप के माध्यम से पानी निकाल सकते हैं, और ये जो पौधा रहता है यह ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब घट पड़ने की बात करें तो घट पड़ने भी एक प्रकार का पौधा रहता है, ठीक है, जिसको हम कीड़े मकोड़े खाने वाला पौधा भी कह सकते हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से मेघालय और मिजोरम में पाया जाता है, और यह जो भारत की बात कर रहे हैं हम तो ये दो स्थान पर मुख्य रूप से पाया जाता है। अब इसमें क्या रहता है कि एक मतलब ढक्कनुमा मतलब पौधा रहता है जिसमें कि नाइट्रोजन की कमी रहती है, मतलब नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ये जो पौधा रहता है उसको नाइट्रोजन की कमी के कारण यह जो कीड़ा मकोड़ा रहता है उनको खाता है, और यह इस प्रकार से करता है कि जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वह आकर्षित होकर, ठीक है, एक प्रकार की ऐसी सुगंध निकालता है, वह कीड़े मकोड़े जो रहते हैं वह जो सुगंध रहती है उससे आकर्षित होकर उसके पास जैसे ही जाते हैं वह उसका भक्षण कर लेता है। तो इस प्रकार के स्थानीय पौधे रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो पौधे रहते हैं उसके भाग किस प्रकार के रहते हैं, तो हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे जैसे जड़ है, ठीक है, तो जड़ दो प्रकार की रहती है, एक प्रकार की मूसला जड़ और एक प्रकार से यहाँ पर झगड़ा जड़, मतलब उलझी हुई, ठीक है, दो प्रकार की रहती है ना। और जो जड़ रहती है वो जड़ का क्या काम रहता है कि पानी को खींचना, ठीक है, और जो मिट्टी के जो पोषक तत्व है उससे जो पेड़ पौधा रहता है उसको पोषित करना रहता है। और देखो तने की बात करें तो तना इस प्रकार से रहता है कि जो तना है, ठीक है, अब तना जो रहता है उसको सहारा देना होता है, सहारा देने के अलावा भोजन प्राप्त करना रहता है, इस प्रकार का यहाँ पर महत्व रहता है। देखो पत्ते की बात करें तो पत्तियाँ भी एक स्वयं जो रहती है, ठीक है, भोजन का निर्माण करती है, ठीक है। यह हरित लवण जो रहते हैं, ठीक है, हरा कलर जो क्यों रहता है क्योंकि ये हरित जो लवण रहते हैं उस आधार पर यहाँ पर कार्य करती है। तो जो पौधे पत्तियाँ रहती है या पत्ते के अलावा फूल की बात करें
तो फूल में भी अनेक प्रकार पाए जाते हैं कि जैसे कि पुंकेसर, ब्रह्मदल, है ना, इस प्रकार के पाए जाते हैं। बीज अंड इस प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। जो फूल रहते हैं, फूल से भी फल प्राप्त होता है, ठीक है, बीज प्राप्त होते हैं। इसके अलावा फल की बात करें तो फल क्या होता है कि फल 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक मीठे फल और एक खट्टे फल, ठीक है। तो इस आधार में जो फल रहते हैं उनका फूल से ही निर्माण होता है, और फल में यहाँ पर जो पौधे रहते हैं उसमें बीज के रूप में प्राप्त होता है। और जो बीज रहते हैं और फल से बीज निकलकर बीज से ही वापस से पुनः उत्पादन होता है। तो इस प्रकार का हमारा ये टॉपिक था। तो अब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। अभी हमने पौधे के प्रकार और विभिन्न प्रकार की चीजें देखी थी पौधे के बारे में। अब हम देखिए जो पौधे किस प्रकार से यहाँ पर बनते हैं, किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति होती है, वह जानेंगे हम। और प्रकाश संश्लेषण हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परंतु ये परीक्षा में हमको पूछा गया तो हम इसको और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो जो एक पौधा रहता है उसके निर्माण में यहाँ पर किस प्रकार से होता है, तो देखो जो प्रकाश संश्लेषण रहता है वह स्वपोषी के आधार पर होता है, ठीक है। स्वपोषी जो पौधे रहते हैं वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अब जो पौधा रहता है वह किस प्रकार से कार्य करता है, तो देखो हम थ्योरी के माध्यम से बहुत जल्दी समझेंगे, डिटेल में नहीं जानेंगे हम। तो देखिए यहाँ लिखा है हरित पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है ना, स्वपोषी के अंतर्गत आता है ये, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। भोजन पत्ती या हरे तने से बनता है, ठीक है। जो भोजन रहता है वह किससे बनता है, पत्ती से या फिर हरे तने से बनता है, ठीक है। जो पौधा रहता है उसमें जो पत्तियां रहती है वह भोजन का निर्माण करती है और तना भी भोजन का निर्माण करता है। इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए जो पौधे का निर्माण होता है वो सूर्य की रोशनी के साथ होता है, ठीक है। अगर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगा। देखिए कभी कभी आप देखते हैं कि कोई पौधा रहता है उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है तो वो काले पड़ जाते हैं, या काले पड़ने के अलावा मुरझा जाता है, तो वो यही कारण होता है उसका। अतः यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, ठीक है। इतना समझा हमने। अब देखिए आगे देखेगा, ये जो पत्ती रहती है उसमें प्राप्त क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसको हम हरित लावक बोलते हैं, है ना, हरित लावक बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है कि हरित कोशिका पाई जाती है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो जो पत्ती रहती है उसका निर्माण, हरा जो रंग रहता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। जो क्लोरोफिल रहता है वह पत्ती का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए एक बार और पढ़ेंगे हम। पत्ती में प्राप्त क्लोरोप्लास्ट हरित लावक में हरित कोशिका पाई जाती है ना, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित होकर जाइलम उत्तक होगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझेंगे हम। देखिए क्या होता है कि पत्ती में प्राप्त क्लोरोप्लास्ट हरित लावक में हरित कोशिका पाई जाती है, ठीक है। यहाँ कोशिका पाई जाती है इतना समझा हमने। जैसे कि एक पत्ती रहती है, अब इस पत्ती में हरित लावक की कोशिका पाई जाती है। इसमें क्या है, जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती है, ठीक है। जैसे कि जो सूर्य की ऊर्जा रहती है, सूर्य है आपका, अब इसकी जो ऊर्जा रहेगी यह अवशोषित करेगी और क्या करेगी, अवशोषित करने के बाद में जाइलम उत्तकों की सहायता से, ठीक है। जो जाइलम उत्तक रहते हैं, जाइलम उत्तक जो रहते हैं उसकी सहायता से तने में होकर पत्ती तक पहुंचता है, ठीक है। जैसे कि एक जो नल रहता है उसमें विभिन्न नली से पानी पहुंचता है, इस प्रकार से यहाँ पर जाइलम की सहायता से तने में होकर पत्ती तक पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सीधे वायुमंडल से पत्तियों द्वारा अवशोषित की जाती है, ठीक है। देखिए सूर्य की रोशनी जो अवशोषित होती है किसके द्वारा, जाइलम उत्तकों के द्वारा। ऐसा ही यहाँ पर हरित कोशिका पाई जाती है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रहती है वह सीधा वायुमंडल से पत्तियों में द्वारा अवशोषित की जाती है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में पत्ती में स्थित, ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश रहता है उसमें पत्ती में स्थित क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जल होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड होता है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से 3 चीज रहती है यहाँ पर। उससे क्या होता है, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए निर्माण में कौन कौन से सहायक है यहाँ पर, अगर पत्ती का निर्माण अगर करेंगे तो कौन कौन सहायक है यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के साथ में क्लोरोफिल है और जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार से यहाँ पर कार्बनिक और यौगिक का निर्माण किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यौगिक जो रहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, जिसका हम भोजन में प्रयोग करते हैं हरी पत्तियों का। इस प्रक्रिया में ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, ठीक है। जो इसमें क्या होता है कि सूर्य की जो ऊर्जा रहती है वह मुख्य रूप से यहाँ पर कार्य करती है। प्रकाश की उपस्थिति में खाद्य निर्माण की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। ज़रा बड़ा यहाँ पर समझने लायक नहीं था, छोटा सा था। अगर आपको थोड़ा और अच्छा से समझना है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं अपलोड होने के बाद में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे और मनुष्य संबंध, ठीक है। जो पेड़ पौधे रहते हैं और जो प्राणी है उसमें क्या संबंध रहता है, तो देखिए अगर हम पेड़ पौधों की सुरक्षा करेंगे तो उनका जीवन अगर अच्छा होगा तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। इसके अलावा प्रकृति जो रहती है उसका संतुलन होता है। आप जैसे कि कहीं देखते हैं हम कि जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी आग लगी थी तो वहाँ पर कंगारू जो थे, और इसके अलावा जो प्राकृतिक चीज़ें थी उसमें भारी नुकसान हुआ था।
ठीक है, तो वहाँ पर प्रकृति संतुलन स्थापित नहीं हो पा रहा था, इसलिए वहाँ पर आग लग गई थी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मृदा अपरदन की बात करें, अगर आप पेड़ पौधों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे तो मृदा जो रहेगी ज़्यादा पानी गिरने के कारण भूमि का जो कटाव हो जाएगा, और भूमि का कटाव होता है उसी से हमको परेशानी आएगी। इसके अलावा आकर्षण की बात करें तो देखिए ज़्यादातर आज के समय में हम बात करें तो पेड़ पौधों का आकर्षण के लिए या फिर विशेष प्रकार की स्थिति के लिए यहाँ पर उत्पादन किया जाता है या फिर लगाया जाता है, जैसे गार्डन रहते हैं। ठीक है, गार्डन के अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उद्यान रहते हैं, वहाँ पर भी आकर्षण के लिए लगाया जाता है। अब जैसे पेड़ पौधे रहते हैं वो औषधि के लिए भी उपयुक्त होते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की, जैसे लौंग आता है, फिर केसर आती है, या फूल से प्राप्त होता है। और औषधि जो रहती है जैसे सरसों भी प्राप्त होता है, तेल निकालते हैं हम, विभिन्न प्रकार की औषधि भी यहाँ पर प्राप्त होती है। अब देखो ये जो पेड़ पौधे रहते हैं वो जलवायु को भी परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कभी अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिससे बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं होती है तो जो जीवन रहता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, इसलिए भी यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर निर्भर करता है। अब देखो यहाँ पर प्राणी निर्भर की बात करें तो आज के समय में या फिर कभी भी हम देखें तो पेड़ पौधे को हम भगवान के रूप में पूजते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो तिथि आती है, तारीख आती है, उसमें भी हम पेड़ पौधों के माध्यम से पूजा करते हैं। अगर यहाँ पर पेड़ पौधों को अगर हम यहाँ पर एक प्रकार से हटा ही देते हैं तो जो प्राणी रहेंगे वह अनिर्भर हो जाएंगे, मतलब इसमें जो प्राणी रहते हैं वह पेड़ पौधों पर 100% यहाँ पर निर्भर रहते हैं। ठीक, खाद्य पदार्थ की बात करें तो खाद्य पदार्थ मतलब कम से कम यहाँ पर 98% पेड़ पौधों से यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो सब्जियाँ है, मसाले हैं, तेल है, या फिर आवश्यक चीज़ें हैं जन जीवन में उपयोग करने वाली, और 2% जो रहता है वह पशुओं से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे जो रहते हैं वो बच्चों के लिए किस प्रकार से यहाँ पर उपयोगी रहते हैं, तो यहाँ पर देखें जीवनदायिनी गैस जो रहती है वह जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन कही जाती है, और ऑक्सीजन जो रहती है वो पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। जो पेड़ पौधे रहते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोष गैस लेते हैं, और ऑक्सीजन जो रहता है उसको छोड़ता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि जो रात के समय में ऐसा कौन सा पेड़ है जिससे कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, तो वह पीपल का पेड़ है। पीपल का जो पेड़ होता है उससे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलती है। इसके आधार पर खाद्य पदार्थ की बात करें तो हमने खाद्य पदार्थ भी देखा उसी प्रकार से रहता है। अब प्रकृति की बात करें और पेड़ पौधे के जीवन का महत्व भी यहाँ पर हमने स्पष्ट कर लिया है। इसके अलावा देखें हम देखो प्रदूषण का प्रभाव रहता है तो किस प्रकार से यहाँ पर प्रभावित होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया, वायु जो प्रदूषण होता है। ठीक है, अगर एक स्वच्छ वायु यहाँ पर नहीं मिल पाती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधों में होता है वो यहाँ पर अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये मृदा प्रदूषण से यहाँ पर संबंधित होता है। ठीक, इसमें क्या रहता है कि जो मृदा प्रदूषण में अगर आप उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, मृदा प्रदूषण हो रहा है तो आप उत्पादन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो क्वालिटी मिलती है, जैसे गेहूँ रहते हैं वो क्वालिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, उस आधार पर भी प्रभाव होता है। जलीय पौधे प्रभावित होते हैं। जलीय पौधे इस पर जैसे कि मान लीजिए जल प्रदूषण हो रहा है तो जल प्रदूषण में क्या होता है, ऐसे कोई रासायनिक ऊतक रहते हैं जिससे कि जल को अस्वच्छ कर देते हैं, और जो उनकी जो जड़ें रहती है पौधे की जल में वह भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से रहता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, हाँ रोक दो। अब हम यहाँ पर जो पौधे रहते हैं उससे पदार्थ किस किस प्रकार से प्राप्त होते हैं उसको देखें हम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अनाज की बात करें तो अनाज से प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक जो पौधा रहता है उसमें अनाज मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा अनाज के अलावा यहाँ पर मसाले होते हैं। ठीक है, मसाले भी प्राप्त होते हैं। मसाले में कौन कौन सा प्राप्त होता है, इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे फल कौन से प्राप्त होते हैं। ठीक, फल के अलावा यहाँ पर हम देखेंगे सब्जी कौन सी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे खाद्य तेल कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक, इसके अलावा हम यहाँ पर रेशेदार पदार्थ किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको हम 6 प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं। तो अनाज क्या रहता है, अनाज में हम क्या प्राप्त करते हैं, गेहूँ है, मटर है, चने हैं, दाल है, इस प्रकार में हम यहाँ पर अनाज में प्राप्त होते हैं। जो अनाज जो रहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत रहते हैं। इसके अलावा मसाले की बात करें तो मसाले जो रहते हैं उसमें जैसे कि मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, अदरक से प्राप्त है, फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे सरसों है, इसमें हम मसाले यहाँ पर मुख्य रूप से पौधे से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो फल की बात करें तो फल में आम है, सेब है, जाम है, इस प्रकार के फल हम प्राप्त कर सकते हैं पौधे से। देखो सब्जी की बात करें तो सब्जी भी यहाँ पर जैसे कि प्याज है, तना है, ये क्या है कि रूपांतरित तना रहता है। ठीक है, इस जो इसके द्वारा निर्माण होता है उसमें हम सब्जी में प्राप्त करते हैं। इसके अलावा खाद्य तेल की बात करें तो मूंगफली है और तिल है या फिर सरसों है, इस प्रकार से हम यहाँ पर खाद्य तेल भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो रेशेदार पदार्थ जो रहते हैं, रेशेदार पदार्थ जो ऐसे रहते हैं जिसमें छोटे छोटे रेशे रहते हैं, वह हम जो पोषण रहता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो रेशेदार पदार्थ रहते हैं उसको अच्छे से जानेंगे। रेशेदार पदार्थ जो रहते हैं गराड़ू रहते हैं या फिर मूली रहती है
या फिर एक प्रकार की रेशे वाली सब्जियाँ रहती है, उसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा आज का टॉपिक था ये। प्रैक्टिस सेट अनुसार हम यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट अनुसार यहाँ पर दिया है कि ऐसा जो कौन सा कथन है जो सत्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनके पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। अगला है जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। और अगला है जिन पौधों में जकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है, या अथवा डी। तो यहाँ पर छठा जो बता रहा है, तो छठा का जो आंसर है वह ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पत्ती रहती है उसमें जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। इस प्रकार का रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि खजूरी का जो वृक्ष रहता है उस कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर, है ना, सुनना है हमको। देखिए, यह वृक्ष मुख्य रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये तो सही है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी सही है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, तो ये तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही नहीं हो रहा है ना। तो इस प्रकार से 23 का हमारा यहाँ पर आंसर ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी 3 कथन सत्य और डी वाला गलत है यहाँ पर। अगला जो घटपर्णी पौधा रहता है जिसे निपेथिन से कहते हैं हम, तो क्या रहता है इसमें का मुँह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। मेंढक कीटों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कीटों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चालाकी से ये चूहों को इनको फंसाकर खाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसा कथन कौन सा है जिसमें यहाँ पर विचार करते हैं। देखिए, पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। मॉर्फिन होती अफीम में मिलती है। पौधे मृत क्षरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो कौन सा सत्य है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा ए और बी वाला सत्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाते हैं और जो औषधि है मॉर्फिन वो अफीम में मिलती है। अब देखो यहाँ पर कौन विचार करना है, यहाँ पर भी ऐसा प्रश्न आया है। अगला तो यहाँ पर देखेंगे हम, लौंग व केसर फूल से प्राप्त होते, तो ये सही है। केला, कद्दू व तोरई जैसा कुछ फूलों को खाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है ना। तो ऐसा कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए हम कौन सा कथन देखेंगे, तो यहाँ पर ये सभी कथन सही है ना। केसर और लौंग फूल में रहते हैं और फूलों की घाटी उत्तराखंड में, जिसे चमोली जो जिला है उसमें पाई है। केला, कद्दू व तोरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है, तो ये भी इस प्रकार से सही है। तो ऐसा आज का हमारा टॉपिक था ये।